नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान का अर्थ समझेंगे जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ ट्रेलर बताया और कहा कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है और भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। जिस वक्त भारत ने राजनीति दिल्ली में एक खतरनाक आतंकी हमला झेल रहा, उस स्थिति में यह बयान काफी अहम हो जाता है क्योंकि इस हमले में यह भी कंफर्म हो चुका है कि उमर मोहम्मद फिदायीन था। उसने धमाके के लिए आईडी का इस्तेमाल किया था। आज पाकिस्तान और चाइना के दोनों मोर्चे हमारे सामने हैं, लेकिन वो आधा मोर्चा जो देश में छुपे गद्दारों का है, क्या अब उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का वक्त आ गया है? इसके बाद आपको बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बारे में बताएंगे जो अब केचुली उतारकर अपने असली रूप में आ गया। उसकी फितरत पूरी तरह पाकिस्तान जैसी हो चुकी है। बांग्लादेश की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। यह सजा उन लोगों के लिए एक सबक है जो बार बार श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और उसका उदाहरण देते हैं और ऐसे आंदोलनों को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता देते हैं। वास्तव में ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की नहीं बल्कि शेख हसीना को मिटाने की थी। और इस लड़ाई का अंजाम यह है कि आज बांग्लादेश के आर्थिक और सामाजिक हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। वो कट्टरपंथियों की बस कठपुतली बनकर रह गया। इसके बाद आपको बिहार में हार के बाद लालू परिवार में शुरू हुई कलह की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। अब घर में बैठकर हार की समीक्षा करने की जगह सार्वजनिक और तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं मुरैना के नगर निगम में रिश्वतखोरी के खेल का लाइव प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, जहां काम के बदले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की रेट लिस्ट तय थी, लेकिन एक पीड़ित व्यक्ति ने मेयर के सामने इन सबको बेनकाब कर दिया। शुरुआत करते हैं आपको ये बताते हुए कि आज की बड़ी खबर हमारी नजर में इन तस्वीरों से हम शुरुआत करना चाहते हैं जिन्हें देश के हर नागरिक, हर परिवार को देखनी चाहिए। ये भीड़ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भीड़ बांग्लादेश से आए उन लोगों की है जो भारत में घुसपैठ करके आए थे और यहां आपके हक और आपके अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे थे, जो न सिर्फ भारत में संसाधनों की घुसपैठ कर रहे थे बल्कि भारत के लोकतंत्र में भी घुसपैठ कर रहे थे क्योंकि ये वोट डाल रहे थे। लेकिन जब से चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू किया है, हर नागरिक की पहचान हो रही है, तब से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें वही की है जिन जिलों में घुसपैठियों की अच्छी खासी आबादी है और जो लोग 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले भारत में घुसपैठ करके आए थे, अब वो तमाम लोग चुनाव आयोग के रिवीजन से घबराए हुए और गिरफ्तारी के डर से पहले ही भारत को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। सोचिए, हमारे देश में वोटर लिस्ट के इस रिवीजन पर कितनी राजनीति हो रही है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे एक धर्म से भी जोड़कर देख रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों से पता चलता है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है वो कितना जरूरी है। और इसकी गवाही बशीर हाट से आई ये तस्वीरें दे रही हैं जिनमें हकीमपुर चेक पोस्ट के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और ये लोग बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों का कहना है कि वो कुछ साल पहले घुसपैठ करके भारत में आए थे और यहाँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर अवैध तरीके से रह रहे थे। लेकिन अब जब वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है और हर व्यक्ति की नागरिकता देखी जा रही है, तब ये घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। আপনারা কোথায় থাকতেন? আমরা ওই হাওড়ার বাটায় গেছিলাম, বাটার থেকে আবার আইসে পড়ি। আপনাদের বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। এখানে কি করছেন বর্ডারে? বর্ডারে বাড়ি যাবো দেখে আইছি। তো বাংলাদেশে যাচ্ছেন কেন আবার? এটা আপনার সরকার বাঙালি করে খেতা দিচ্ছে। बशीर हाट के अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में भी कई लोगों ने वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश की है। और इन तस्वीरों से यह पता चलता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होना कितना जरूरी है। और मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि पश्चिम बंगाल में यह समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि अभी तो हमें बांग्लादेश की पूरी बात करनी है, आपको दिखाना है आज कैसा फैसला वहां से आया है और ये क्या बताता है बांग्लादेश के बारे में। लेकिन पहले ये तस्वीरें तो जरा देखिए। बीएसएफ ने साल 2017 से 2021 के बीच कुल 6,712
घुसपैठियों को भारत से दाखिल होते वक्त। सबसे पहला नंबर जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे ऊपर में 17 से लेकर 21 6,712 घुसपैठियों को भारत में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया। इनमें ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं 268 का, वो लोग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से घुसपैठ करके यहां आना चाहते थे, जबकि 6,444 लोगों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है, बीएसएफ ने यह बताई है कि 80% घुसपैठ अकेले कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल। 80% घुसपैठ अकेले पश्चिम बंगाल से हुई, जिसमें दक्षिणी बॉर्डर, उत्तरी बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आ जाते हैं या भारत के नागरिक बनकर आपके संसाधनों को आपसे चुराने लगते हैं और इनमें से न जाने कितने वोटर बनकर इस लोकतंत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा घुसपैठ बांग्लादेश और म्यांमार से, यहां पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है बांग्लादेश से आ रहे लोगों का, म्यांमार से आ रहे लोगों का सबसे ज्यादा। मैं आपको ये सारे पॉइंट्स दिखाती हूं जहां से घुसपैठ होती है, क्योंकि अभी हमारे देश में घुसपैठियों की पहचान के लिए सबसे ठोस प्रक्रिया क्या है? एनआरसी मानी जाती थी, लेकिन जिसमें देश के जो नागरिक हैं उनका एक बाकायदा रजिस्टर बनना था। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में लागू नहीं हो पाई। एनआरसी की प्रक्रिया आपने देखा ही था कैसा इसका विरोध हो रहा था। एनआरसी का जिक्र होते ही नागरिकता छीनने का, भाई अब नागरिक ही नहीं रहोगे, जो नागरिक देश में इतने सालों से रह रहे हैं उनकी भी नागरिकता छिन जाएगी, एक भ्रम फैलाया जाता है। और लेकिन पूरे देश में आज तक कभी नागरिकों का ऐसा रजिस्टर नहीं बना, और इसके ना बन पाने की एक वजह यह है कि हमारे देश में जैसे एनआरसी की बात शुरू होती है तुरंत भ्रम फैलाने का काम शुरू हो जाता है, पूरा टूल किट निकल जाता है। बड़ी बात यह है कि घुसपैठियों का यह मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां मुस्लिम आबादी कितनी है? 27%। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार घुसपैठियों की बात करके पश्चिम बंगाल में जो आरोप है वो लगाती है कि केंद्र सरकार घुसपैठियों की बात करके पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। लेकिन हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी है और एक तरफ वो लोग हैं जो आज सामान पैक करके बोरिया बिस्तर बांध के यहां से निकल रहे हैं। तो आखिर क्यों जा रहे हैं? क्यों वापस बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं? एक ऐसा भी जमाना था जब ममता बनर्जी संसद में पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग करती थी, और अब पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें खुद इस बात का सबूत दे रही हैं कि घुसपैठियों की समस्या यहां पर कितनी बड़ी है। ऑन रिकॉर्ड उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है। ये तब वो वाम दलों की सरकार को टारगेट करती थी। अब आप ये देखिए कि वोटर लिस्ट के रिवीजन से पहले यही घुसपैठिए भारत में क्यों रह रहे थे और ये बांग्लादेश क्यों नहीं जाना चाहते। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कहां पर, क्योंकि अगर आप देखें तो म्यांमार, बांग्लादेश से भारत में जो घुसपैठ है ये इन जगहों से होती है। ये तमाम जो पूरे सरहदी इलाके हैं, जिसमें मिजोरम में आप देखेंगे चंफाई, लांगक्लाई, सियाहा, वैसे ही मणिपुर में कमजोंग और मोरे तामू सेक्टर हो, चाहे फेक, मोन, तिरप और ये चांगला, ये देखिए नागालैंड के भी कई इलाकों में लोंगडिंग, वहीं सोनामुरा जो कि बांग्लादेश से इधर त्रिपुरा की तरफ भी होता है घुसपैठ, और इधर बाकी तमाम जगहों पर पश्चिम बंगाल का ये पूरा सीमा यहां से लगती हुई, और इसीलिए करीमगंज हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, चापाली हो, और इन तमाम इलाकों में अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और माना जाता है कि यहां पर घुसपैठ सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में जिस तरह पिछले साल, वापस रुख कर रहे हैं बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि वहां लगातार हिंसा, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। आज भी बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और पूरे बांग्लादेश में इस वक्त तनाव पसरा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में हिंसा, आगजनी, लूट, तमाम घटनाएं हो रही हैं। और जो कट्टरपंथी शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं वो शेख मुजीबुर रहमान के उस घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं जिसे बांग्लादेश में राष्ट्र निर्माण का प्रतीक माना जाता था। बांग्लादेश में जिस तरह पिछले साल, वापस रुख कर रहे हैं बांग्लादेश का, तख्ता पलट के लिए हिंसक आंदोलन हुआ था, ठीक उसी तरह से इस बार भी कई शहरों को जलाया जा रहा है। वही तरीका है, वही पैटर्न है। ये हिंसा भी मुख्य रूप से दो पक्षों के बीच में हो रही है, जिनमें एक तरफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक हैं और दूसरी तरफ कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के लोग। और इन दोनों के बीच इस वक्त खूनी संघर्ष हो रहा है, जिन्हें आप इन तस्वीरों से भी देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि जिस बांग्लादेश में हालात इतने खराब और अस्थिर हैं, वो बांग्लादेश साल 2024 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में
93वां स्थान पर था, जबकि हमारा देश भारत 116वें स्थान पर। और फिर बड़ा मुद्दा मिल गया था कुछ लोगों को, जो ट्विटर पर उछलने के लिए इस पर खूब आमादा दिख रहे थे। एकदम से भारत को पीछे दिखाने में, भारत में अशांति के लिए सबसे बड़े दूत वो लोग पैदा हो गए जो जगह जगह इस पर कहानियां लिखने लगे और बताने लगे कि भारत में कितनी अशांति है, भारत का क्या हाल है। लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि जिस बांग्लादेश में ऐसी हालत है, वहां पर 93वां स्थान पर उसको डाला गया है। आप खुद तय कीजिए कि किस देश में ज्यादा शांति है, स्थिरता है, और यह भी समझिए कि इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं वो वास्तविक हकीकत से कितने दूर रहते हैं। ये तो बस मंत्र बन जाते हैं, हथियार उन लोगों के लिए जो भारत को पीछे खींचने में, पीछे ले जाने में, नीचे खींचने में कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। सोचिए, हमारे देश में बार बार श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के जेनजी आंदोलन को लेकर चर्चा की जाती है और इन आंदोलनों को लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप बांग्लादेश के उदाहरण से खुद समझ सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जब जेनजी छात्रों का हिंसक आंदोलन हुआ, तब यह कहा गया था कि ये तमाम छात्र नौकरियों में आरक्षण और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में यही था? अगर वाकई में ऐसा होता तो बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ नए सुधारों को भी तो लागू किया जाता। लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी जगह बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैसले लिए गए जिससे कट्टरपंथियों को आजादी मिली और शेख हसीना के राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने का पूरा प्रयास हुआ। आज भी बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को फांसी की सजा सुनाई है और इस अदालत का नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। ये वही अदालत है जिसका गठन खुद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया था और ये अदालत उन दोषियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जो 1971 के युद्ध अपराधों में शामिल थे। लेकिन आज इसी अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत की सरकार से कहा है कि वो तत्काल रूप से शेख हसीना को उन्हें सौंप दे और उनकी अदालत के फैसले का सम्मान करे। शेख हसीना को कुल 3 आरोपों में दोषी माना गया है। इनमें पहला आरोप यह है कि पिछले साल जेनजी छात्रों का जो हिंसक आंदोलन हुआ, उस दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश शेख हसीना ने दिया था। यह भी आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर इस हिंसा को उकसाया था और तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने न्याय में बाधा डालने की कोशिश की और हिंसा के दौरान सबूत मिटाने के भी प्रयास किए। बड़ी बात यह है कि जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, तब वहां तालियां बज रही थी और लगभग सभी लोग इस फैसले का जश्न मना रहे थे। देखिए, ये तालियां कुछ कह रही हैं। इन तालियों के शोर से यह समझा जा सकता है कि जो जज ये फैसला सुना रहे थे, उन पर शेख हसीना को सजाए मौत देने का कितना दबाव था। कोर्टरूम में मौजूद हर व्यक्ति को यह इंतजार था कि कब शेख हसीना को सजाए मौत दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि जिस अदालत ने यह फैसला सुनाया वो एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में इंटरनेशनल जैसा कुछ है ही नहीं और इसमें वही लोग हैं जिन्हें मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने खुद चुना है। और ये बात शेख हसीना ने भी कही है और उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया और यह भी कहा कि वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करती। वैसे बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि वहां इस वक्त कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान देश का हिस्सा था। उस वक्त बांग्लादेश बनाने को लेकर 2 धड़े हुआ करते थे, जिनमें एक तरफ रजाकारों का समूह था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे जो अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। जब भारत की मदद से शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई और पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब कट्टरपंथी रजाकारों और शेख मुजीबुर रहमान के बीच संघर्ष बढ़ गया। इस संघर्ष के दौरान ऐसे हालात पैदा हुए कि 15 अगस्त 1975 की रात को बांग्लादेश की सेना की कई टुकड़ियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उनके 10 साल के सबसे छोटे बेटे रसल भी थे। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन की जान बच गई थी क्योंकि वो विदेश में थे। लेकिन पिछले साल के तख्ता पलट में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी शेख हसीना की जान लेना चाहते थे और उस वक्त इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई। शेख हसीना के आवास में घुसी हिंसक भीड़ ने उनके घर में रखे अंग वस्त्रों तक को लूट लिया था और उनका इस तरह से तमाशा बनाया था। और सोचिए, आज इसी आंदोलन के लिए शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। इससे बड़ा मजाक
क्या हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हकीकत यह है कि अब बांग्लादेश को धीरे धीरे पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया है और इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाना चाहती हूं। अब बांग्लादेश पर पाकिस्तान इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो चुका है कि आप देखिए सोच दोनों की कैसे मिल रही है, तरीके कैसे मिल रहे हैं। उसे बांग्लादेश ना कहकर आज पूर्वी पाकिस्तान कहना सही होगा, जो वो पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुआ करता था। बांग्लादेश पाकिस्तानी कट्टरपंथियों, आतंकवादियों का नया लॉन्च पैड बन गया है। पिछले महीने 30 अक्टूबर को लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने खुद कहा था कि लश्कर के ऑपरेटिव अब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हो गए। इसके अलावा बांग्लादेश में जब धार्मिक उग्रवाद भी तेजी से बढ़ रहा है और वहां आप सोचिए कि हिजबुत ताहिर और अंसारुल्लाह जो बांग्ला टीम है जैसे कट्टरपंथी संगठन फिर से अपने एक्शंस, गतिविधियां वहां पर बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट आम लोगों और युवाओं की भलाई के नाम पर हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि आज बांग्लादेश की हालत एक कंगाल देश जैसी होती चली जा रही है। उसको कांग्लादेश कहना बुरा नहीं होगा क्योंकि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% था, जो आप इस तरफ देख रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस की सरकार में कहां पहुंच गया है 3.8% पर। पिछले 7 महीने में 95 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और 62,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। आज कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ने से सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर जा रही हैं और 7 महीना जैसे हमने आपको कहा मार्च 2025 से 95 बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 62,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। शेख हसीना के वक्त बांग्लादेश में गरीबी दर कितना था 18.7। आज देखिए ये गरीबी दर क्या हालत हो गई है 27.9% गरीबी दर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो एक कंगाल देश लग रहा है। और बांग्लादेश में साल 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां महंगाई दर 10% से ज्यादा है। और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश की हालत भी अपने जैसी कर दी है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ एक बड़ा कारण है और यह स्थिति भारत के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पहले भारत के सामने सिर्फ पाकिस्तान की चुनौती हुआ करती थी। पाकिस्तान अपने बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करा सकता था, लेकिन अब बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी सक्रिय हो गए हैं और लश्कर तो खुलेआम कह रहा है कि वो भारत के खिलाफ बांग्लादेश को अपना लॉन्च पैड बनाने वाला है। और इसीलिए ये सबसे बड़ी चिंता है। अगर यहां पर वो एक अपना लॉन्च पैड आतंकियों का बनाते हैं और हमारा पश्चिम बंगाल का बॉर्डर इतना पोरस है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इन दोनों देशों को अगर आप देखिए, इनके साथ आतंक के मुद्दे पर चीन का समर्थन रहता है, उसके हथियार पाकिस्तान को मिलते रहते हैं, तो ये भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। खासकर तब जब भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका हुआ। हमारा अगला विश्लेषण अब इसी के बारे में है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को देकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन अभी पूरी पिक्चर बाकी है। भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। सुनिए 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान एक ऐसे समय पे आया है जब एनआईए ने दिल्ली धमाके को लेकर 2 नए खुलासे किए हैं। एनआईए ने पहली बार इस धमाके को फिदायीन हमला माना है, जिसका मतलब यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए खुद को गाड़ी के साथ बॉम्ब धमाके में उड़ा दिया। दूसरी बात, एनआईए ने यह कहा है कि इस हमले में गाड़ी को आईईडी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसे व्हीकल बोर्न जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। एनआईए के इस बयान से 3 बातें पूरी तरह से साफ हो गई। पहली बात, आतंकी हमला था। दूसरा, डॉक्टर उमर मोहम्मद एक फिदायीन हमलावर था जिसने खुद को गाड़ी के साथ उड़ाकर लोगों की जानें ली, यानी मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा। और तीसरा,
इस हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उसमें विस्फोटक को धमाके के इरादे से ही फिट किया गया था। अब ये तीनों बातें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जो नई डॉक्ट्रिन है वो कहती है एक्ट ऑफ टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अब आतंकवादी हमले को सिर्फ कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा बल्कि इसे राष्ट्र पर हुआ हमला भी माना जाएगा और इसका जवाब पुलिस नहीं बल्कि सेना के अधिकार क्षेत्र में जा सकता है। और अब जब इस मामले में दिल्ली धमाके को एक्ट ऑफ टेरर मान लिया गया है, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं काफी कुछ संकेत दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है क्योंकि हर आतंकवादी हमले के पीछे उन आतंकी संगठनों का हाथ है जिनमें पूरा समर्थन कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI वो देती रहती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं कि पाकिस्तान कैसे आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है। ये चर्चा अनंत काल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रायोजक आतंकवाद का कौन? पाकिस्तान। उन्हें सुरक्षा और संरक्षण दोनों पाकिस्तान देता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले यूएस कांग्रेस और SATP, हमारा सोर्स तो जान लीजिए, यूएस कांग्रेस और SATP, जिसमें हम आपको पूरी लिस्ट एक तरफ से दिखाना शुरू करते हैं। जाइए जूम इन करके। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिजबुल-मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अंसार गज़वत-उल-हिंद, अल-बद्र, जमीयत-उल-मुजाहिदीन। तो ये तो सिर्फ एक तरफ की लिस्ट हुई। अब बीच वाले खंबे पे आते हैं। लश्कर-ए-जज़बार, हरकत-अल-जिहाद अल-इस्लामी, मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, अल-बर्क, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लीग, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स और फिर आ जाइए तीसरे पर अल उमर मुजाहिदीन। ये पूरी लिस्ट जो ऊपर से पढ़ रहे हैं। मजहर आजादी, इस्लाम जमात तुलबा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इखवान उल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तहरीक हुर्रियत कश्मीर, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिद फोर्स, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस। कुल मिलाकर मतलब अनंत लिस्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे आगे ये लिस्ट जाती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP, जैसा कि हमने आपको बताया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 5, 10 या 15 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें हमने आपको अलकायदा से लेकर जो गज़वत-उल-हिंद जैसे आतंकी संगठन है वो बता दिए। मजाक की बात यह है कि इन सभी संगठनों को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम उनकी ट्रेनिंग कैंप, शिविर लगते हैं। एंड पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा सच यही है कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, IBM, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के CEO भारतवंशी हैं, जबकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के CEO कौन है? वो है पाकिस्तानी। तो मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने इतने वर्षों में क्या दिया पूरे विश्व को। भारत ने दिया ये ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ऐसे वक्त पर, चाहे सुंदर पिचाई गूगल को हेड कर रहे हो सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट को शांतनु नारायण, अडोबी को, फेडेक्स को कर रहे हो राज सुब्रमण्यम, अरविंद कृष्णा कर रहे हैं IBM को, माइक्रॉन संजय मेहरोत्रा, PNG शैलेश जेजूरीकर और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक को कर रहे हैं। वहीं यहां पर आइए, पाकिस्तान किसे बनाता है? हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सलाउद्दीन। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी से समझ में आ जाता है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया। वैसे पाकिस्तान के हालात आपको इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है, जिसमें ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका की टीम को यह समझा रहा है कि उनकी सुरक्षा सेना के जवान खुद कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान में कुछ नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं और इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में विचार भी कीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करके हमारी सेना तो कभी भी जीत सकती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो दुश्मन हमारे देश के अंदर छिपकर बैठे हैं और जो इस देश के नागरिक होकर इसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कैसे होगा? यह वही हाफ फ्रंट है जो आज भारत की संप्रभुता को चुनौती देना चाहता है और जिसका सफाया होना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी साल जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,
तब भी यह सवाल उठा था कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए उसके स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। और अब भी इस मामले में जो डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं उन पर अपने देश के साथ गद्दारी करने के आरोप हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बार बार हमारा देश ये देख रहा है। कुछ लोग भारत के नागरिक होते हुए भी उसके लिए सगे नहीं है। और जिन डॉक्टर्स ने सरकारी खर्च पर अपनी पढ़ाई पूरी की वो भी अब कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। आप डॉक्टर उमर मोहम्मद को देखिए, जिसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन बाद में जिहाद के लिए वो एक फिदायीन बन गया। लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका किया, 13 लोग मार दिए। आज ही डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर उमर नबी को लेकर यह खुलासा हुआ है कि वो जैश ए मोहम्मद का शू बॉम्बर था। अभी हालांकि जो जानकारियां आ रही है उसको समझना भी पड़ेगा। शू बॉम्बर का मतलब आखिर क्या है? ऐसे आतंकवादी से होता है जो अपने जूतों के अंदर विस्फोटक छिपाकर किसी सामान भीड़ या हाई सिक्योरिटी जगह पर विस्फोट करने की कोशिश करें। लेकिन यह भी समझिए, कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये जूते पहनकर तो लगातार वो चल रहा था, गाड़ी चला रहा था कई जगहों पर। तो प्रेशर अगर पड़ा तो पहले क्यों नहीं ये कार फटी, वही जगह पर क्या फटी? क्या कोई बटन था, कोई रिमोट था? आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बॉम्ब्स जो है वो रिमोट कंट्रोल से किए जाते हैं, चलाते हैं और रिमोट की मदद से उनमें ब्लास्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह ऐसे हमलों में धमाकों के लिए जूते की मदद ली जाती है। ये थ्योरी सामने आ रही है। इसमें फिदायीन हमलावर जूतों के अंदर एक खास तरह के विस्फोटक को छिपाता है, निश्चित जगह पर जूतों की मदद से धमाका करता है। ऐसा होने की आशंका वहीं पर है। हालांकि कई लोग इसको काउंटर भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर जूते में ही था तो वो तो कई जगहों पर चल रहा था, बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, तब दबकर ये क्यों नहीं फटा, बाद में उसी जगह पर क्यों फटा? बड़ी बात यह है कि जूतों में जो विस्फोटक रखा जाता है उसे TATP कहते हैं। जो थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसका मतलब होता है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। इस विस्फोटक की 3 सबसे खतरनाक बातें। सबसे इससे पहले इसे बनाना बहुत आसान होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ऐसी चीजों में मिलते हैं जो लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होती है। एसीटोन मिलाया जाता है जो नेल पॉलिश रिमूवर्स में मौजूद रहता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है जो हेयर ब्लीच, हेयर डाई क्रीम्स में मौजूद होता है। दूसरा, ये विस्फोटक बहुत अस्थिर होता है और हल्का सा झटका भी इस विस्फोटक में बड़े से बड़ा धमाका कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर इस विस्फोटक पर हल्का दबाव डाला जाए, इसे ऐसी जगह पर रखा जाए जहां तापमान और गर्मी ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो विस्फोटक आसानी से धमाका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जूतों में इस विस्फोटक को रखा होगा तो उसके लिए इस पर दबाव डालकर गाड़ी में रखे हुए बाकी विस्फोटक में धमाका करना आसान रहा होगा। और अभी NIA को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें विस्फोटक के अवशेषों को इसी बॉम्ब का हिस्सा माना जा रहा है। इस विस्फोटक की तीसरी सबसे खतरनाक बात, इसकी पहचान बहुत मुश्किल है क्योंकि स्मेल नहीं है ज्यादा, बहुत दुर्गंध नहीं होती, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। इस विस्फोटक को मदर ऑफ सेटन या हिंदी में शैतान भी कहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, अगर आज एयरपोर्ट पर किसी यात्री के जूतों को उतरवा कर देखा जाता है तो उसके पीछे कारण यही है कि साल 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक आतंकवादी ने जूतों में विस्फोटक के साथ धमाका करने की कोशिश की थी। और इसके बाद पहले अमेरिका और फिर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों ने यह नियम बना दिया कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों से उनके जूते उतरवाकर उनकी जांच की जा सकती है। और अब आप देखिए कि अलकायदा से शुरू हुआ ये तरीका जैश के लिए काम करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने भी अपनाया और ये बहुत बड़ा धमाका किया। अब आपको यह बताते हुए दिल्ली में हुए धमाके का अनंतनाग की जो डॉक्टर प्रियंका शर्मा से क्या कनेक्शन है। सोशल मीडिया पर एक आजकल पूरा नैरेटिव चलता है कि हर ऐसी घटना के बाद एक धर्म विशेष के ही नामों को क्यों डाला जाता है और फिर ढूंढे जाते हैं नाम कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम लिखकर यह दावा किया जा रहा है कि वो इसी धमाके में शामिल है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह दावा पूरी तरह से सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक अनंतनाग के जिस डॉक्टर आदिल अहमद राठर ने श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाए थे, इसके बाद संदिग्ध डॉक्टर्स का मॉड्यूल पकड़ा गया था। वो डॉक्टर आदिल अहमद राठर अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा का सीनियर था और इसी आधार पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। हालांकि अगर आगे इसमें कुछ आता है तो हमें इंतजार करना होगा और जब तक उनकी संलिप्तता नहीं साफ तौर पर दिखती है उन पर हमला करने की कोई वजह होनी चाहिए क्या। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो इसमें गिद्ध की तरह मौका ढूंढते हैं,
उन्होंने ये धारणा बना दी कि इस आतंकी हमले की साजिश में एक हिंदू डॉक्टर भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे गिद्ध वही हैं जो आतंकी हमलों के बाद ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और फिर एक हिंदू लेडी डॉक्टर का नाम लिख लिख कर ये बताने लगते हैं कि सभी धर्म के लोग ये काम करते हैं। चलिए अब कुछ अन्य खबरों की। जिस वक्त देश में मुसलमानों पर अत्याचार या बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस वक्त आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो ये साबित करती है कि हमारा सिस्टम किस तरह उनकी धार्मिक आजादी का पूरा ख्याल रखता है और इसमें पूरी मदद भी करता है। बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें 12 लाख मुसलमानों के शामिल होने का दावा किया गया है और जलसा 4 दिन तक चला, जिसमें प्रशासन ने हर तरह के इंतजाम किए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तबलीगी जमात का एक बड़ा जलसा हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये जलसा 4 दिन तक चला जिसमें तबलीगी जमात से जुड़ी हजारों जमातें शिरकत करने पहुंची। आखिरी दिन मौलाना साद ने दुआ करवाई और इस दौरान पूरे मैदान में सन्नाटा हो गया जब हजारों लोगों ने एक साथ दुआ की। दावा किया जा रहा है कि इस समारोह में 12 लाख लोग शामिल हुए जिसमें देश विदेश से आए हुए मुसलमान भी थे। इस समारोह के शांति से संपन्न होने की सभी ने तारीफ की और इसमें प्रशासन की भूमिका भी कम नहीं थी। अगली खबर, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे बने कुछ अवैध मकानों और दरगाहों पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया है। यह तस्वीर कानूनी कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देने वालों के लिए एक सख्त संदेश है जो ये साफ करती है कि धर्म की आड़ में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों ने सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया था और कब्जे के लिए दस्तावेजों में खूब हेरफेर की। फिर हुआ क्या, अपने अवैध आक्रमण को बचाने के लिए आसपास दरगाह बनानी शुरू की और दरगाहें बना भी ली ताकि इसकी आड़ में अतिक्रमण को छुपाया जा सके। कार्रवाई होने पर इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। देखिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहां पेथापुर इलाके में सरकारी जमीन को अवैध रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज किया गया था और इस पर दरगाह जैसे निर्माण भी कर लिए गए थे। हाल ये था कि इस जमीन के कब्जे से जुड़ी जानकारी को करीब 1500 बार एडिट किया गया था, जिससे पता चला कि सरकारी भूमि को अवैध रूप से वैध दिखाने की काफी कोशिशें हुई। लेकिन अब प्रशासन ने जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया, जिसमें बड़ी और छोटी दरगाह भी शामिल है। ये अवैध निर्माण साबरमती नदी के किनारे बने थे, जिसमें 7 घर और 2 अवैध धार्मिक स्थान थे। कई निर्माण को धार्मिक स्थल की आड़ में छिपाया गया था। इस कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आपने अच्छी खासी रकम खर्च कर कोई सामान खरीदा, अगली खबर है, लेकिन कंपनी आपको उस हिसाब से सेवाएं ना दे पाए और सुनवाई भी ना करे, क्या करेंगे? पुणे में एक किसान ने थार गाड़ी खरीदी। उसमें तभी से कोई ना कोई दिक्कत, कभी ये खराब कभी वो खराब, और गाड़ी खरीदी थी थार। सर्विस सेंटर इसका उचित समाधान नहीं कर रहा था। इसके बाद किसान सर्विस सेंटर वालों को सबक सिखाने के लिए इस थार को गधों की मदद से खींचकर और खिंचवाकर ढोल नगाड़ों के साथ सर्विस सेंटर तक लेकर पहुंचे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि इनकी खबर आज टीवी पर दिखाई ही दी जाए। क्या हुआ जब ये गाड़ी आगे बढ़ी, देखिए। थार महिंद्रा कंपनी की बेहद चर्चित कार है, लेकिन इस कार की चर्चा थोड़ी असहज और शर्मिंदा करने वाली है जब एक थार कार के मालिक ने इस कार को खींचने के लिए गधे लगा दिए। पुणे के एक किसान ने मेहनत से पैसे इकट्ठा कर थार खरीदी, लेकिन कुछ खामियों की वजह से उसे बार बार सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ा। तब उसने विरोध दर्ज कराने के लिए अनूठा तरीका निकाला और इस कार को गधों की मदद से खींचकर सर्विस सेंटर ले गया, साथ में ढोल नगाड़े भी बजवाए। इस तस्वीर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से सर्विस सेंटर वाले परेशान हो गए और तत्काल किसान को थार ठीक करने का भरोसा दिया। तो देखा आपने, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप देखिए तो वास्तव में किसी भी कंपनी के लिए उसके प्रोडक्ट्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है। इसीलिए गलत सर्विस देने पर उसकी सार्वजनिक शर्मिंदगी कर इस किसान ने अच्छा सबक जरूर सिखा दिया है। ये नहीं कि गाड़ी बेच दिया, हाथ साफ कर लिया। अब आपको भ्रष्टाचार का एक लाइव प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। देश में तमाम विभाग और लोग ऐसे हैं
जो अब भी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे, और कितने ही लोग अनजाने में, मजबूरी में रिश्वतखोरों का शिकार बनते हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें रिश्वतखोरों से परेशान एक व्यक्ति ने उनको दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया और यह दिखा दिया कि गलत का विरोध करना कितना जरूरी है। उसके लिए ऐसा तरीका अपनाया कि आज हर कोई हैरान है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में एक जागरूक नागरिक ने कचहरी में चल रहे भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया और इसका लाइव प्रेजेंटेशन मेयर को दिखाया, जिसके बाद मेयर का चेहरा भी उतर गया। और लगाए वो और बता दो, वो मैंने आपको बता दी उससे। तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे? नहीं होंगे। मुरैना के पंकज राठौर को अपने प्लॉट पर घर बनाने की अनुमति लेनी थी, लेकिन इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सरकारी फीस के अलावा रिश्वत भी मांगी, जो अलग अलग लोगों तक पहुंचनी थी। जब पंकज को लगा कि इसके बाद भी काम अटक रहा है, तो उसने मेयर से शिकायत की और उनके सामने ही रिश्वतखोर कर्मचारियों को फोन लगाया और उनके ही मुंह से सारी सच्चाई उगलवा दी। तो 4,000 उनके जाएंगे, के शर्मा जी के 10,000 जाएंगे। यार बिल्डिंग कलर उनका नाम क्या है? वो है अजय परिहार है शायद। अजय परिहार। इस बातचीत में अधिकारी बकायदा कबूल रहा था कि काम के एवज में किसे कितने पैसे देने हैं। नगर निगम में चल रहे रिश्वतखोरी के खेल को जानकर मेयर हैरान रह गई और उनका चेहरा उतर गया। और अब आपको बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिनकी पूरे देश में बहुत चर्चा है। दिल्ली से लेकर मथुरा, मथुरा के वृंदावन तक ये यात्रा पहुंची, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और लोग इसे कृष्ण जन्मभूमि से जोड़कर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अब अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। और ये सामान्य धार्मिक यात्रा ना होकर इससे कुछ निहित उद्देश्य है क्या? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का समापन हो गया। 150 किलोमीटर लंबी ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरती हुई ब्रजभूमि में वृंदावन में समाप्त हो गई। इस धार्मिक यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के अलावा कई मशहूर लोग और साधु संत शामिल हुए। दावा किया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन को एकजुट करने का है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, जया किशोरी, फिल्मी हस्तियों में शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, राजपाल यादव, गायक जुबिन नौटियाल, बी प्राक, क्रिकेटर उमेश यादव, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। इस यात्रा का समापन समारोह काफी चर्चाओं में है, जिसमें कई साधु संतों के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं आपको वो आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिनके पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये आंकड़े आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने चाहिए। तो आइए बताते हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के कुल 4,000 से ज्यादा विधायकों में से 1,000, ये बीजेपी का आप देख रहे हैं नंबर कहां पर पहुंच गया है। अन्य का आप देखिए, ये साल 2019, 2021, 2024 और 2025 का आंकड़ा है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो जो कुल विधायक है उनमें से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है और ये नंबर कहां पर पहुंच गया है। भारत के कुल 4,000 से ज्यादा विधायकों में से 1,654 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हो गए, जो 40% से ज्यादा है। 19 में बीजेपी के, आप सोचिए, देश में 1,364 विधायक थे। बीजेपी की तुलना में इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के कितने 650 विधायक रह गए हैं। और ये ग्राफ आपके सामने है, जो दोनों ही बड़ी पार्टियों का, एक वक्त पर 995 तक कांग्रेस पार्टी गई थी साल अक्टूबर 2024 में, लेकिन फिर 25 होते होते 650 पर पहुंच गई है। ये आप देश का नक्शा भी देख सकते हैं कि कहां कहां बीजेपी के विधायक हैं और कहां विपक्ष और कांग्रेस के विधायक हैं। एक बार जूम इन कीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं हरा रंग, ये क्षेत्रीय दलों का है। जैसे यहाँ पर आपको जेडीयू दिख रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी दिख रही है, यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी दिख रही है, उधर आपको उमर अब्दुल्ला की पार्टी दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भी पूरे क्षेत्रीय दल है, सारा ये डीएमके से लेकर तमिलनाडु का, उधर का, ये पूरे हिस्से में। लेकिन सबसे ज्यादा हावी अगर कोई रंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रंग है, और सबसे कम अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो ये नीला रंग कांग्रेस पार्टी का है, जो यहाँ पर कुछ हिस्सों में दिखाई देता है यहाँ पे, और ये पूरी स्थिति है। वरना एक तरह से
जो बीजेपी है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में तस्वीर बदली है बीजेपी के लिए। आपको ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का प्रभाव दिखेगा। और सोचने वाली बात आज ये है कि 1984 में जब बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था तब वो 2 सीटें जीती थी और उसे 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23 करोड़ 60 लाख वोट मिले और वो 240 सीटें जीती थी। ऐसे वक्त पर जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 100 नहीं पहुंच पाई। और कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, उन्हें गंदे कपड़ों पर तो शर्म आती है लेकिन गंदे विचारों पर नहीं।